हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का प्रतिमान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम ब्रेन बूस्टर प्रोग्राम के तहत पढ़ रहे हैं और ब्रेन बूस्टर प्रोग्राम का जो डे 13 है, तो उस डे 13 के सेकेंड पार्ट को यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। जैसे कि हमने इस समय पढ़ना शुरू किया है, तो टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा है? सौर मंडल, यानी कि सोलर सिस्टम को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो सौर मंडल का पार्ट 1 हमने पढ़ा था। इसमें आपको बताया कि सौर मंडल किसे कहा जाता है, व्हाट इज द सोलर सिस्टम। तो हमने आपको बताया कि सोलर सिस्टम क्या है, कि जो हमारे पास उपग्रह, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सभी है, तो इनको संयुक्त रूप से जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि एक परिक्रमण को पूरा करते हैं, तो भाई हमारे क्या कहलाते हैं? सभी कंबाइंड रूप से सौर मंडल के नाम से जाना जाता है। इस सौर मंडल में मेन सूर्य है हमारा, उसके बाद कई सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं। तो हम इस सौर मंडल के जिस पार्ट को पढ़ रहे हैं वो हमारा क्या है? ग्रह। तो अभी हम समझ रहे हैं कि ग्रह किसको कहा जाता है और कौन कौन से ग्रहों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो हम आपको इस समय 8 ग्रह के बारे में बता रहे हैं, यानी कि हमने 8 ग्रह बताया आपको। जैसे हमारा हो गया बुध, हो गया शुक्र, हो गया मंगल, हो गया पृथ्वी, हो गया बृहस्पति, शनि, अरुण। तो ये 8 ग्रह हैं जिनके बारे में हम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस 8 ग्रह में हम आपको 2 ग्रहों के बारे में जानकारी दे चुके हैं। अभी हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्या है? पृथ्वी। हालांकि हमने लास्ट क्लास में थोड़ा पढ़ा था कि पृथ्वी, या इसको क्या कहा जाता है? अर्थ। पृथ्वी या अर्थ के नाम से जानते हैं। अब इसका पहला क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, कई बच्चों का क्वेश्चन गलत होता है। आपसे जब पूछा जाता है कि पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है, यानी कि अगर इसकी शेप के बारे में पूछा जाए, अर्थ की शेप कैसी है, तो शेप जब भी पूछी जाती है तो बच्चे क्या बोलते हैं कि ये अंडाकार है, गोलाकार है, सेब के आकार की है। आप तमाम नाम यहां पर लेते हैं। तो आज से आपको याद रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है, तो इसके लिए जो टर्म यूज होगा वो हमारा कौन सा होगा? जियोइड। टर्म हम क्या यूज करेंगे? जियोइड। तो हमारे पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है? जियोइड। या इसको अगर इंग्लिश में लिखे तो क्या हो जाएगा? GEOID, जो आप याद रखेंगे। तो अर्थ की शेप हमेशा आपको बतानी है कौन सी है? जियोइड आकार की है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि शेप ऑफ द अर्थ हमारी क्या है? जियोइड। हम 3-4 बार इसलिए बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि आज से जब भी आपसे पूछा जाए कि अर्थ की शेप या किस प्रकार की है, आकृति किस प्रकार की है, तो आप उसको क्या बताएंगे? जियोइड। ठीक। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि हम अगर पृथ्वी की बात करें, तो आपसे कहा जाए कि यहां पर मान लीजिए सूर्य है, तो इस सूर्य से अगर पृथ्वी के क्रम की बात की जाए तो कितने नंबर का ग्रह है? तो हमने एक आपको बताया बुध, उसके बाद दूसरा कौन सा बताया? शुक्र, और तीसरे नंबर पे हमारी क्या है? पृथ्वी, यानी कि थर्ड। तो यहां पर हमारी क्या आ जाएगी? अर्थ या पृथ्वी। तो हम कहेंगे कि क्रम के अनुसार पृथ्वी कितने नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य से क्रम के अनुसार पृथ्वी कितने नंबर पे है, तो ये कितने नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे। अब यहीं पर एक और पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि अगर जो हमारे पास 8 ग्रह दिए गए हैं, इन 8 ग्रहों में अगर हम आकार की बात करें, तो आकार में पृथ्वी का कौन सा नंबर है? यानी कि जो आपके पास 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रह में अगर पृथ्वी का आकार पूछा जाए तो ये कितने नंबर के आकार का ग्रह है? तो आपको बताना है कितने नंबर पे है? 5वां। तो इसका स्थान हमारा कौन सा हो जाता है? 5वां। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो हमारी पृथ्वी है वो 8 ग्रहों में आकार के अनुसार कितने नंबर का ग्रह है, तो ये 5वें नंबर का क्या है? ग्रह है। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो हमारा ये वाला है, जो आपका गलत भी होता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है, तो आपको बताना है ये जियोइड आकार की है, या इसकी शेप हमारी कौन सी है? जियोइड। अब पूछ दिया जाए कि सूर्य से क्रम के अनुसार पृथ्वी कहां पर स्थित है, तो थर्ड पोजीशन पर स्थित है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो 8 ग्रह दिए गए हैं उनमें पृथ्वी का आकार कितने नंबर पे आता है, तो 5वें नंबर पे क्या है? ये आकार में है, यानी कि इससे पहले 4 ग्रह और हैं, उसके बाद 5वें नंबर पे हमारी कौन सी आती है? पृथ्वी आती है। ठीक। तो आपको ये बात समझ आ गई कि अगर पृथ्वी के बारे में जानकारी ली जाएगी। अभी तक ये 3 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखिए कॉपी में कि पृथ्वी की आकृति जियोइड प्रकार की है। देखिए पहला पॉइंट कि पृथ्वी की आकृति जियोइड
प्रकार की है। अब जियोइड का मतलब हमारा अगर पूछ दिया जाए कि भाई कोई क्या कि जियोइड किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि ये पूर्ण रूप से गोल नहीं है। अगर ये पूर्ण रूप से गोल होती तो हम सीधे कह देते ये गोलाकार है एकदम। अब ये गोलाकार नहीं है, हमारी पृथ्वी क्या है कि कुछ मात्रा में यहां पर दबी हुई है और कुछ मात्रा में यहां पर दबी हुई है। तो पूर्ण गोल ना होने के कारण इसको एक विशेष नाम दिया गया है, और वो नाम हमारा क्या है, इसको जियोइड आकृति के नाम से जाना जाता है। तो आपको पहला पॉइंट क्या लिखना है कि पृथ्वी की आकृति जियोइड प्रकार की है। द अर्थ स्ट्रक्चर इज सॉरी द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। तो पृथ्वी की आकृति हमारी किस प्रकार की है, जियोइड आकार की है। ठीक। अब दूसरा पॉइंट है, आपको क्या लिखना है कि सूर्य से क्रम के अनुसार ये तीसरे स्थान पर, सूर्य से क्रम के अनुसार यह तीसरे स्थान पर, सूर्य से क्रम के अनुसार यह तीसरे स्थान पर, एवं ग्रहों में आकार के अनुसार, एवं ग्रहों में आकार के अनुसार यह पांचवें स्थान पर है। एवं ग्रहों में आकार के अनुसार यह पांचवें स्थान पर है। ठीक बात समझ आ गई। यानी आपसे पूछा जाए कि आकृति में जियोइड है, सूर्य से क्रम के अनुसार कितने नंबर पे है, 3, और आकार के अनुसार इसका ग्रहों में आकार कौन सा है, कि स्थान कौन सा है, 5वां। चलिए ठीक, इसके बाद हम आगे आते हैं, आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, अक्ष का मतलब होता है धुरी, यानी कि जैसे ये है हमारी पृथ्वी, ठीक, यहां पर क्वेश्चन क्या पढ़ना है, इसका अक्ष मान लेते हैं यहां पर। अगर ये अक्ष होता और सूर्य हमारा यहां चमक रहा है, यहां पर हमारा क्या है, सूर्य है। अब सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो यहां से पहुंचता है यहां तक, यानी इस तरीके से चमक रहा है, तो यहां से जाता हमारा सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश जाने के बाद जो हमारी ये पृथ्वी है इसके आधे भाग में रोशनी करता। तो हमेशा क्या होता कि सूर्य के आधे भाग में दिन होता और आधे भाग में क्या हो जाती, रात। यानी हम कहते हैं कि इस साइड हमारा क्या है, दिन है, और इस साइड हमारी क्या है, रात है। ये किस स्थिति में होता कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती, यानी कि अक्ष एकदम बीचों बीच से होता, तो उस स्थिति में ये हमें देखने को मिलता। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है, 23.5 अंश हमारी क्या है, झुकी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अक्ष इस तरीके से था वो 23.5 क्या हो गया, झुक गया। यानी कि ये हो गई हमारी पृथ्वी, इसका वैसे कहां से होना चाहिए था, 20 से, लेकिन 20 से न होके ये अब अक्ष कैसे है, ऐसे, यानी कि इतनी मात्रा में हमारा अक्ष झुका हुआ है। तो हम कहेंगे ये 23.5 हो गया हमारा 23.5। तो 23.5 अंश हमारा क्या है, पृथ्वी झुकी हुई है। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश या कोण के साथ झुकी हुई है, तो 23.5 आपको बताना है ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है। बात समझ आ गई। अगर अभी क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं झुकी होती तो क्या होता, तो उस स्थिति में आधे हिस्से में दिन होता और आधे हिस्से में क्या होती, रात। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल आधे हिस्से में दिन ना होके यहां से अगर सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो इस हिस्से में दिन होगा और यहां पर जाकर क्या हो जाएगी, रात। तो इस हिस्से में हमें रात देखने को मिलेगी। तो आपको बताना क्या है कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती, यानी कि लाइन यहां से होती, तो हमेशा हमारे यहाँ पर क्या होता, आधे हिस्से में दिन और आधे हिस्से में क्या होती, रात। क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी किधर से किधर घूमती है, आपको पहले ही बताया गया है, पश्चिम से पूरब। तो जो हिस्सा ऐसे करके चक्कर लगाती, तो जो हिस्सा सूर्य के सामने रहता वहां पर दिन, और जो हिस्सा सूर्य से पीछे रहता वहां पर क्या हो जाती, रात। तो हमेशा आधे हिस्से में दिन और आधे हिस्से में क्या रहती, रात। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि 23.5 अंश पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक, तो लिखिए अगला पॉइंट हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर
पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है, 23.5 अंश झुकी हुई है। ठीक, तो अभी अब इतना ही। हालांकि मैं आपको बाद में पढ़ाएंगे कि ये झुके होने के कारण दिन और रात का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, और थोड़ा समझ लीजिए कि अगर झुकी नहीं होती तो जो हिस्सा सूर्य के सामने होता वहां पर दिन, और जो हिस्सा सूर्य से पीछे होता वहां पर हमेशा क्या होती, रात होती। इतनी बात समझ आ गई? ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला देखते हैं। अब अगला हम देखें तो देखिए, पृथ्वी पर अगर आप जाएंगे पाएं तो यहां पर आपको क्या दिखेगा कि हमारी अर्थ पर तापमान देखने को मिलता है। ठीक, तापमान औसतन मनुष्य या कोई भी जीव जिंदा रहे इसके लिए तापमान चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस। यानी कि औसतन, औसतन मतलब है कि कभी 45 हो गया, कभी 20 हो गया, कभी 30 हो गया, कभी 6 हो गया, कभी 24 हो गया, कुछ भी कर लीजिए। तो ये कितना होना चाहिए? 15 डिग्री सेल्सियस। चूंकि पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है तो ये किसी भी जीवधारी के जीवन के अनुकूल होता है। यानी अब जीवधारी में कोई भी शामिल हो सकता है, मानव शामिल हो सकता है, मेढक शामिल हो सकता है, यानी जिसके पास भी जीवन हो वो हमारा क्या कहलाएगा? जीवधारी। अब जीवधारी यानी कि यहां पर 15 डिग्री सेल्सियस पर हमारा क्या है कि कोई भी जीवधारी क्या कर सकता है? सरवाइव कर सकता है। इतना टेम्परेचर होना चाहिए तभी यहां पर कोई भी जीवधारी निवास करेगा। अगर अब जीवधारी यहां पर आ भी गया तो उसके लिए दूसरी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? ये पहली मान लीजिए आप, हमारी क्या है? ऑक्सीजन। यानी कि बिना ऑक्सीजन के यहां हमारे शरीर का सिस्टम काम नहीं करता है। कहा जाता है कि सांस खत्म आस खत्म, यानी कि जैसे ही सांस गई सारा जीवन कैसा हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो अब चाहिए हमें जीवन के लिए क्या है? ऑक्सीजन। तो हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन की भी क्या है? उपस्थिति है। यानी कि तापमान उपस्थित है, साथ में क्या है? ऑक्सीजन उपस्थित है। अब जीवधारी को जीवन को चलाने के लिए क्या चाहिए? यानी कि जल, पानी भी चाहिए, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तब भी डिहाइड्रेशन का शिकार होकर जीवधारी मर जाएगा। तो हमारी पृथ्वी पर जल भी क्या है? उपस्थित है। इसके बाद हमें चाहिए क्या? यहां पर ये सब संभव हो पाए तो इसके लिए चाहिए था वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर भी हमारा क्या है? उपस्थित है। तो हमसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पूरे 8 ग्रहों में ऐसे ग्रह का नाम बताइए जहां जीवधारी या जीवन हमारा संभव है, तो वो ग्रह हमारा कौन सा है? पृथ्वी। तो पृथ्वी एकमात्र या इकलौता ऐसा ग्रह है कि जहां पर जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि यहां तापमान पाया जाता है, यहां ऑक्सीजन पाई जाती है, यहां जल पाया जाता है, यहां वायुमंडल पाया जाता है। अन्य ग्रहों पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वहां पर जीवन संभव नहीं है। तो हमें याद क्या रखना है कि पृथ्वी एकमात्र 8 ग्रहों में से ऐसा ग्रह है कि जहां पर जीवन क्या है? हमारा संभव है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है सामान्य सा कि अगर हम चले जाएं कहां? अंतरिक्ष में। हम चले गए ऊपर अंतरिक्ष में, रॉकेट पे बैठे और कहां पहुंच गए? अंतरिक्ष में। अब अंतरिक्ष से हमने पृथ्वी को देखना स्टार्ट किया। तो जब अंतरिक्ष से आप पृथ्वी को देखोगे तो पानी की प्रचुरता के कारण ये पृथ्वी हमें कैसे रंग की दिखाई देती है? नीले। किस रंग की दिखाई देती है? नीले। तो नीले रंग के कारण इसको हम क्या कहते हैं? नीले ग्रह या नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह। तो एक क्वेश्चन और यहां से बन जाएगा कि पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है? तो इसको नीला ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो जल की अधिकता के कारण ये नीले रंग की दिखती है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो 2 क्वेश्चन हमें यहां पे याद रखने। पहला कि पृथ्वी पूरे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है कि जहां पर जीवन संभव है। दूसरा, ये किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसको नीले ग्रह के उपनाम से भी जानते हैं। तो बात समझ आएगी बेटा? यहां पर 2 क्वेश्चन हमारे बनेंगे, आप नोट डाउन कीजिए। पहला देखिए, पहला, पृथ्वी पर तापमान, ऑक्सीजन, पृथ्वी पर तापमान, ऑक्सीजन, जल, वायुमंडल, जल, वायुमंडल आदि की उपस्थिति के कारण
जल वायुमंडल आदि की उपस्थिति के कारण यह सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है, यह सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है, प्लेनेट है, जिस पर जीवन संभव है, जिस पर जीवन संभव है, जिस पर जीवन संभव है। पहला हो गया। दूसरा नाम लिखिए, दूसरा पॉइंट, इसे नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसे नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसे नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी सामान्य से इतनी जानकारी हम रखेंगे, इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। और अब हम अगले ग्रह की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि अभी हम सामान्य ही पढ़ रहे हैं, कोई हम विशेष सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सामान्य जानकारियां होनी चाहिए, इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं अगले ग्रह का नाम लिख लीजिए, मंगल, मार्स। अगले ग्रह का नाम लिखिए मंगल या मार्स, सॉरी मार्स। ठीक, मार्स को देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जो क्वेश्चन याद रखना है बस उसको देखिए। इसे हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह। यानी कि जब आप मंगल ग्रह को देखोगे तो इसका रंग कैसा दिखाई देगा, लाल। अब आपसे पूछा जाए कि ये लाल क्यों दिखाई देता है, यानी कि लाल दिखने के पीछे कारण हमारा क्या है, या रीजन क्या है कि जिस कारण से मंगल ग्रह में कैसा दिखता है, लाल। तो आपको इसलिए लाल दिखाई देता है कि यहां पर हमारी जो चट्टाने चट्टाने यहां पर उपस्थित है, तो चट्टानों में लोहे का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो चट्टानों में लोहे का ऑक्सीकरण, यानी कि यहां पर चट्टानों में जो लोहे का ऑक्सीकरण हो रहा है, इस कारण से ये हमें कैसे दिखाई देती है, लाल रंग की। तो इसकी वजह से ग्रह भी कैसा लिखता है, लाल। ऑक्सीकरण का मतलब हमारा क्या है कि इसी के साथ इसमें क्या लग रही है, जंग लग रही है, यानी कि यहां पर जो चट्टान है उसमें ऑक्सीकरण होने की वजह से जंग लग जा रही है। तो इसके अलावा धूल कणों की उपस्थिति है। तो ये सब कारण है कि जिसकी वजह से मंगल ग्रह में कैसा दिखाई देता है, लाल। तो बस आपको अभी इतना ही याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल रंग का ग्रह कहलाता है, तो हमारा कौन सा है, मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इस मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। उपग्रह का मतलब क्या होता है कि जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जो उपग्रह हैं उनके नाम हमारे क्या हैं, एक को हम कहते हैं फोबोस, एक को क्या कहा जाता है, फोबोस, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, डीमोस। एक है फोबोस, दूसरा हमारा कौन सा है, डीमोस। तो आपको याद रखना है कि इसके हमारे दो उपग्रह हैं, किसके, मंगल ग्रह के। एक का नाम है फोबोस और दूसरा हमारा कौन सा है, डीमोस। मंगल ग्रह के उपग्रह इसलिए याद रखिए कि हम मंगल पे जाने वाले सबसे कम बजट के भारत देश है, और ये हमने मिशन को क्या किया है, संभव बनाया है। तो इसलिए थोड़ा सा याद कर लीजिए कि लाल ग्रह किसको कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह के उपग्रहों के नाम कितने हैं, दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम क्या है, डीमोस। तो फोबोस और डीमोस नाम के हमारे दो उपग्रह हैं। ये भी कह सकते हैं कि अगर हम डीमोस की बात करें तो ये सौर मंडल का सबसे छोटा, सौर मंडल का सबसे छोटा, यानी कि सौर मंडल के अगर सबसे छोटे उपग्रह की बात करोगे तो हमारा कौन सा है, डीमोस। और डीमोस किसका उपग्रह है, तो मंगल का उपग्रह हमारा कौन सा है, डीमोस। तो यहां लिख लीजिए दोनों पॉइंट हमारे। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। दूसरा, इस ग्रह के दो उपग्रह हैं,
इस ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिन्हें फोबोस और डीमोस कहते हैं। इस ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिन्हें फोबोस और डीमोस कहते हैं। डीमोस कहते हैं। एक और पॉइंट है, लिख लीजिए, डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक, बात समझ आ गई। डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। चलिए अगला बढ़ते हैं। मस्ती थोड़े पढ़ना है अभी, हमें बहुत डिटेल नहीं समझना है। अगला लिखिए बृहस्पति, जुपिटर। अगला नाम लिखिए बृहस्पति। बृहस्पति या जुपिटर। तो ये समझते हैं बृहस्पति या जुपिटर के संदर्भ में। तो इसमें भी कोई खास पॉइंट हमारे लिए नहीं है, बस थोड़ा सा आप देख लीजिए, 1-2 पॉइंट हम देखते हैं। तो इसका जो सबसे मेन पॉइंट हमारा क्या है, आ जाते हैं इस पे, कि ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह। ठीक, तो पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है वो हमारा क्या है, कि यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यानी कि जितने भी 8 ग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा ग्रह हमारा कौन सा है, बृहस्पति। पहला पॉइंट याद रखना है। इसके बाद हमें दूसरा याद रखना है कि इस बृहस्पति के 80 उपग्रह हैं। यानी कि जैसा पृथ्वी का एक है सूर्य, वो चंद्रमा, तो इसके पृथ्वी का हमारा कौन सा है, चंद्रमा। तो बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है, 80। तो इसके उपग्रह कितने हैं, 80। इन 80 उपग्रह में अगर आप बात करोगे तो एक उपग्रह है गैनीमीड। क्या नाम है इसका, गैनीमीड। गैनीमीड। और गैनीमीड इन 80 में सबसे बड़ा हमारा क्या है, उपग्रह है। ठीक, और अगर हम पूरे, जैसे हमने इससे पहले सबसे छोटा बताया था, तो यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह। यानी कि आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएं, कोई पूछ दे जनरली कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो हमने इससे पहले अभी आपको बताया था कि हमारा फोबोस और डीमोस। तो डीमोस में बताया था कि डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, लेकिन गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा हमारा क्या है, उपग्रह। तो यहां पर डीमोस आपको याद रखना है कि डीमोस की अगर बात करें तो ये सबसे छोटा, एक साथ ही कंबाइन कर लीजिए। और गैनीमीड हमारा क्या है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। अब आपसे पूछ दिया जाए कि गैनीमीड किसका उपग्रह है, तो गैनीमीड डायरेक्ट हमारा किसका है, बृहस्पति का। तो बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमीड, जो हमारा क्या है, सबसे बड़े उपग्रह में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। और सबसे छोटा उपग्रह हमारा कौन सा है, डीमोस। ठीक, तो आपको 2 नाम याद रखने, भी 1-2 बार बोलने तभी आप समझ पाओगे। गैनीमीड, डीमोस, गैनीमीड, डीमोस। तो गैनीमीड किसका है, बृहस्पति का, जो हमारा क्या है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और डीमोस किसका है, मंगल का, तो जो हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो दोनों नाम याद रहेंगे, एक है गैनीमीड और दूसरा हमारा कौन सा है, डीमोस। ठीक, चलिए, तो बस इतना ही, बहुत ज्यादा नहीं हमें इसके साथ पढ़ना है। आप जनरल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बस उसको ही देखते चलिए। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, आप एक एक करके पॉइंट हमारे साथ लिखते रहिए जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आइए, इस बृहस्पति के बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक एक करके पॉइंट लिखते चलिए जिन्हें हमें याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट लिखिए नंबर 1, या पहले हेडिंग डालिए, याद रखने योग्य तथ्य। याद रखने
योग्य तथ्य। ठीक, याद रखने योग्य तथ्य। इस तथ्य में पहला तथ्य का नाम लिखिए भोर का तारा। पहले भी आप सुन चुके हैं इसको, भोर का तारा। तो लिखिए आप भोर का तारा पहला। तो भोर का तारा किसको कहते हैं? शुक्र। मैंने आपको लिखा है सांझ का तारा, भोर का तारा। क्यों? क्योंकि उल्टी दिशा में घूमता है, तो इसकी वजह से ये पृथ्वी को जब आप चलोगे इसके साथ तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो चाहे भोर का तारा कहा जाए चाहे शाम का तारा कहा जाए, दोनों क्या होते हैं? शुक्र। ठीक, अब दूसरा लिखिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। यही याद कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। ये कौन सा होगा हमारा? सेम, शुक्र। तो इसके साथ में हमारा लिख दीजिए शुक्र, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। ये भी कौन सा हो जाएगा हमारा? शुक्र। ठीक, उसके बाद लिखिए अगला, लिखिए सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह, इसमें लिखिए बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध। ठीक, अब लिखिए नंबर 4 सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह आपको पहले बताया हमने थोड़ी देर पहले, कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह लिखिए बृहस्पति। ठीक, उसके बाद नंबर 5 लिखिए सर्वाधिक गर्म ग्रह। सर्वाधिक गर्म ग्रह, इसमें लिखिए शुक्र। सर्वाधिक गर्म ग्रह, तो इसमें लिखिए शुक्र। लिख लिए 5। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। भोर का तारा कहते हैं शुक्र को, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं शुक्र को, सबसे छोटा ग्रह हमारा कौन सा है? बुध। सबसे बड़ा ग्रह हमारा कौन सा है? बृहस्पति। और सर्वाधिक गर्म ग्रह हमारा कौन सा है? शुक्र। तो आप इनको डायरेक्ट याद रखेंगे। कोई पूछे आपसे कि भोर का तारा शुक्र, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सर्वाधिक गर्म ग्रह हमारा कौन सा है? शुक्र। चलिए इसके बाद आ जाइए 6वें नंबर पे, नंबर 6 लिखिए सर्वाधिक चमकीला ग्रह। सर्वाधिक चमकीला ग्रह। सर्वाधिक चमकीला ग्रह, तो लिखिए सर्वाधिक चमकीला ग्रह। तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह हमारे पास कौन सा है? शुक्र। तो लिखिए सर्वाधिक चमकीला ग्रह हमारा कौन सा है? शुक्र। ठीक, अगला लिखिए नंबर 7 सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह, इसमें लिखिए पृथ्वी। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह हमारा कौन सा है? पृथ्वी। ठीक, अब लिखिए नंबर 8 लाल ग्रह। ये सभी याद होने चाहिए। ठीक, लाल ग्रह हमारा लिखिए मंगल।
यही सब याद करके आप उन स्टूडेंट से अलग हो सकते हैं कि जो आपके आसपास अभी तक पढ़ रहे थे, जिनको अभी आपको नहीं पढ़ाया गया ढंग से, लेकिन यहाँ पर चीजें बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई जाती है जिससे आप उन सभी स्टूडेंट से कनेक्ट हो पाए कि जो यहाँ से बाहर पढ़ रहे हैं या बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर पढ़ रहे हैं। तो आपके पढ़ाने वाले टीचर वही है कि जो वहां पढ़ाते हैं वही सेम आपको पढ़ा रहे हैं। तो यही चीजें आपको सीखनी है और इन्हीं को सीखकर आप क्या है आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आप पढ़ते रहिए, चीजें साथ साथ याद करते रहिए जिससे आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक, तो अगला लिख लीजिए हमारा लाल ग्रह। लाल ग्रह में लिखिए मंगल। उसके बाद लिखिए हमारा अगला सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह। 9 नंबर लिखिए सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह, तो इसमें लिख लीजिए वरुण। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह, इसमें नाम लिख लीजिए वरुण। ठीक, उसका लिखिए अगला हरे रंग का दिखने वाला ग्रह। हरे रंग का दिखने वाला ग्रह। अगला लिखिए हमारा हरे रंग का दिखने वाला ग्रह, इसमें लिखिए अरुण। नाम लिखिए इसका अरुण। हरे रंग का दिखने वाला ग्रह, इसमें नाम लिखिए अरुण। उसका लिखिए हमारा अगला छल्ले वाला ग्रह या बलयुक्त। छल्ले वाला। छल्ले वाला का मतलब हमारा क्या है कि ये ग्रह, इसके चारों ओर उपग्रह क्या है छल्ले के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं छल्ले वाला। यानी कि बलय बनता, बलय मतलब क्या है जो चारों ओर इस तरीके से हो तो क्या कहलाता है बलय। जैसे परवलयाकार मार्ग, तो बलय के आकार में हमारा क्या है मार्ग। ठीक, तो उसमें लिख लीजिए छल्ले वाला ग्रह या बलय युक्त। बलय युक्त। ठीक, तो छल्ले वाला या बलय युक्त का मतलब समझ लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए। बलय मतलब क्या है, यहाँ पर ये ग्रह, इसके चारों ओर क्या है इस तरीके से छल्ला बन रहा है किसका, ग्रहों का। तो एक बलय के रूप में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, उपग्रह इसके। तो इसी कहते हैं छल्लेदार या बलय युक्त ग्रह। ठीक, तो इसमें एक से संख्या ज्यादा है हमारी। 80 किसके हैं, बृहस्पति के। तो स्वाभाविक बात है कि ये छल्ले के रूप में घूमते हुए दिखेंगे, यानी चारों ओर इसके। इसके बाद हमारे आ जाइए शनि। दूसरे नंबर पर लिखिए हमारा शनि। शनि के उपग्रहों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, तो ये भी क्या कर रहे हैं कि बलयों की संख्या बनाते हैं। इसके बाद अगला नाम लिखिए हमारा, इसमें अरुण। अरुण के चारों ओर भी क्या है बलय आकार बनता है। और इसके बाद नाम लिख लीजिए वरुण। तो वरुण के चारों तरफ भी हमारा क्या है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये आकार इस तरीके से बनेगा। तो छल्ले वाला ग्रह यानी छल्ले या बलय युक्त ग्रह हमारे कौन से हैं, तो 4 हैं, जिनका नाम क्या है बृहस्पति, शनि और वरुण। तो बृहस्पति, शनि और वरुण ऐसे ग्रह हैं कि जिनके और चारों ओर क्या बनता है, छल्ला बनता है। ठीक, तो बात समझ आई आपको। तो इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं कि हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, अरुण। उसके बाद हमारा छल्ले वाले ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है, वरुण। पास कौन सा हो जाएगा, बुध। लाल ग्रह कौन सा है, मंगल। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र। भोर का तारा किसको कहते हैं, शुक्र। लाल ग्रह कौन सा है, मंगल। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं, शुक्र को। ये जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, तो लिख लीजिए इनको भी। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह मंगल, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह वरुण, हरे रंग का दिखने वाला ग्रह अरुण,
छल्ले वाला ग्रह, बलयुक्त बृहस्पति, शनि और वरुण। ठीक, चलिए इसके बाद एक जस्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है हमेशा, उसको देख लीजिए। आपने पढ़ा होगा कि ग्रहों की संख्या कितनी है? 9। ठीक, बताए जाते हैं कि नवग्रह जैसे हम रखते हैं तो ग्रहों की संख्या कितनी रखते हैं? 9। लेकिन यहां पर हम आपको ग्रह कितने पढ़ा रहे हैं? 8। तो अभी वर्तमान में हमारी संख्या कितनी है? 8। लेकिन अगर आप यही 2006 से पहले पढ़ रहे होते तो उस समय तक ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9। तो आपको याद रखना है कि 2006 से पहले तक ग्रहों की संख्या थी 9, लेकिन 2006 के बाद ये संख्या कितनी रह गई है? 8। अब बात आती है कि कौन सा एक नाम जो हटाया गया, तो उसको देख लीजिए। इसका नाम था प्लूटो। इसको क्या कहते हैं? प्लूटो। या इसी का नाम था हमारा यम, या इसी का नाम हमारा था कुबेर। यम या कुबेर। ठीक, तो इसी को हम प्लूटो कहते हैं, इसी को हम यम कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? कुबेर के नाम से जानते हैं। तो जो प्लूटो, यम या कुबेर नाम का हमारा ग्रह था, इसकी खोज की गई थी 1930 में। 1930 में यह खोजा गया कि एक और ग्रह है कि जिसके पास अपना सारा सिस्टम चल रहा है, तो उस आधार पर इसको हमने ग्रह की संख्या दे दी। अब ग्रह जिसने खोजा उनका नाम था क्लाइड टॉम्बैक। खैर इतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना है। 1930 में इस ग्रह की हमारी क्या की गई? खोज। किसके द्वारा? क्लाइड टॉम्बैक। इनका नाम था क्लाइड टॉम्बैक। तो क्लाइड टॉम्बैक ने जिस ग्रह की खोज की उसको हम प्लूटो भी कहते हैं, यम भी कहते हैं, कुबेर भी कहते हैं। अब जब खोज हो गई तो ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह था। यानी कि आकार में अगर हम देखें तो ये सबसे छोटे ग्रह के रूप में हमारा क्या किया गया? शामिल किया गया। लेकिन अब कुछ समस्याएं आ रही थी कि इसको हम दिया जाए कि ना दिया जाए, क्योंकि जब भी हम बात कहते हैं ग्रह की तो एक ऐसा ठोस पिंड हो जो अपना गुरुत्व करने लायक विशाल हो, गोलाकार हो, सूर्य का चक्कर लगाता हो, ग्रहों की श्रेणी में आएगा। अब इसकी एक और बात होती है कि इसकी कक्षा पड़ोसी ग्रह के रास्ते में नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां से चक्कर लगाते हुए, जैसे हमने कहा कि ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते इसके रास्ते में आ जाए तो ये ग्रह नहीं माना जाएगा। कि ग्रह कब कहते हैं? कि जिसका अपना गुरुत्व हो, विशाल हो, गोलाकार हो, सूर्य का चक्कर लगाता हो, तब उसको हम क्या करेंगे? ग्रह की श्रेणी में रखेंगे। साथ ही में वो किसी और की कक्षा को न काटता हो, यानी अपनी कक्षा में क्या करता हो? चक्कर लगाता हो। तो इस आधार पर समझ ये था। तो अब क्या था कि जो प्लूटो थी तो वो क्या कर रहा था? वरुण की कक्षा को ओवरलैप कर रहा था या काट रहा था। तो इसकी वजह से 2006 में चेक गणराज्य में प्राग में एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन के बाद जो हमारा ये यम, प्लूटो या कुबेर था, इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। तो बात समझ आ गई कि हमारा क्या है। तो अभी हमें जितना याद रखना है वो हमारी क्या है? सबसे पहले देख लीजिए कि कोई भी ग्रह होगा, इसकी कंडीशन हमारी क्या है? एक तो उसके पास होना चाहिए ठोस पिंड, यानी कि ठोस पिंड का आकार होना चाहिए, पहला। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है? इस ठोस पिंड के साथ उसका अपना गुरुत्व बल हो। गुरुत्व बल का मतलब है कि जो अपनी तरफ खींचता हो, अपना गुरुत्व हो। साथ में वो कैसा हो? विशाल हो। ठीक भाई, इसके अलावा भी कोई कंडीशन है क्या? इसको साथ में क्या हो? गोलाकार हो, अप्रॉक्स लगभग। इसके अलावा सूर्य का चक्कर लगाता हो, सूर्य का चक्कर लगाता हो। ठीक, ये भी हो गई कंडीशन। इसके साथ एक और ये था कि उसकी कक्षा, यानी जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं, उसकी कक्षा किसी और कक्षा को ना काटती हो। किसी और, ऑर्बिट कहते हैं इसको, कक्षा, और ग्रह की कक्षा को ना काटती हो। ग्रह की कक्षा को ना काटती हो, ना काटती हो। ठीक, इतनी कंडीशन होनी चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे? ग्रह। अब खोजा गया जो नया ग्रह था उसका नाम क्या था? प्लूटो।
अब प्लूटो पे अप्लाई करते हैं कि भाई तुम्हारे पास क्या क्या है। कहा ठोस पिंड है, अपना गुरुत्व है, विशाल उतना नहीं है लेकिन है, गोलाकार है, सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन इस कंडीशन पर आकर ये क्या हो गया, फेल हो गया। यानी इसकी समस्या क्या थी कि ये बीच में आ रहा था किसके, वरुण, जिसको नेपच्यून बोलते हैं हम। तो वरुण की कक्षा को ओवरलैप कर रहा था। कक्षा का मतलब क्या है, यहां पर हमारा सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर ऐसे घूम रहा है बुध, उसके बाद घूम रहा है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। ये सब वर्ष भर देखोगे तो अपनी कक्षा में इस तरीके घूमते हुए चक्कर को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। लेकिन प्लूटो के साथ समस्या क्या थी कि वरुण की कक्षा को भी साथ साथ में काट रहा था। तो इसके लिए 2006 में होती है मीटिंग। कहां पर, 2006, और ये होती है चेक गणराज्य, देश है चेक गणराज्य, यहां पर बैठते हैं। चेक गणराज्य में जगह कौन सी है, प्राग। तो प्राग में बैठकर सभी लोग ये निर्णय लेते हैं कि अब प्लूटो से इसका दर्जा छीना जाता है, यानी कि समाप्त किया जाता है कि यह ग्रह की संख्या में नहीं आएगा। तो जो हम यम, कुबेर या प्लूटो की बात करते हैं, तो उसके बाद 9 से ग्रह हमारे कितने रह गए, 8। तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। तो अब कभी भी कोई आपसे पूछे कि ग्रह 9 क्यों नहीं है, तो आप सब बता देंगे क्योंकि एक ग्रह की यह भी विशेषता है कि वो अपनी कक्षा में ही क्या कर रहा हो, चक्कर को लगा रहा हो, किसी और की कक्षा को ना काटता हो। लेकिन प्लूटो के साथ यह समस्या थी कि प्लूटो वरुण की कक्षा को काटता था। तो इस वजह से इसके स्टेटस या दर्जा को छीन लिया गया और ग्रहों की संख्या कितनी रह गई, 8। तो वर्तमान में संख्या कितनी है, 8। लेकिन 2006 से पहले ग्रह कितने हुआ करते थे, 9। तो पहले 9 ग्रह थे, अब संख्या हमारे कितने हैं, 8। ठीक, तो बस याद रहेगा। ठीक है, तो अब ये क्या है, बौने ग्रह हो गए, इनको क्या कर दिया गया, बौने ग्रह। तो अब सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8। तो आपसे कोई पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल।